20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें अलवर की हैं। यहाँ के खन्ना स्कूल के नजदीक टिटोड़ा मोहल्ले में दो गुटों की आपस में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक गुट ने कार में बैठे दूसरे गुट पर हमला कर दिया। इस हमले के इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग कार में बैठे लोगों पर लाठी और डंडे बरसा रहे हैं और कार को किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। इस झड़प के दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस हमले की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग घरों में घुस गए। लाइव वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमलावर कैसे बेरहमी से मार पिटाई कर रहे हैं। स्कीम 2 में झगड़े की सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी। इस पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक फॉर्चूनर गाड़ी हरियाणा नंबर की थी, उसमें तोड़फोड़ की हुई थी और मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसने अपना नाम परमीत छिल्लर बताया है। इसने बताया कि ये और इसके कुछ साथी स्कीम नंबर 2 में खन्ना स्कूल के पास गए थे, तो वहाँ दूसरा पक्ष जो है वो उनके कुछ नाम हैं, तो उन लोगों ने आके इन पर हमला कर दिया, मारपीट की इनके साथ में, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई है और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। प्रदेश में तस्करों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो अब पुलिस पर भी फायरिंग करने से कतरा नहीं रहे। शनिवार को भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना क्षेत्र में ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ तस्करों ने पुलिस की नाकाबंदी के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दी और इसी फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक इस फायरिंग में कांस्टेबल ओंकार रेबारी और पवन शहीद हुए हैं। ओंकार पिता नारायण रेबारी जो पुलिस थाना कोटड़ी में तैनात कांस्टेबल था, उसके गोली लगी है और वो जवान शहीद हुआ है नाकेबंदी के टाइम पे। ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूं। बाकी जानकारी वहाँ क्षेत्र से वहाँ जो लोग वहाँ घटनास्थल पर जो मौके पर मौजूद होंगे उनसे पूछने पर पता चलेगा कि वास्तविक घटना क्या है। एसीबी ने राजस्व मंडल के 2 सदस्यों सहित एक वकील को गिरफ्त में लिया। एसीबी ने एक राजस्व मंडल सदस्य के घर से 40 लाख रुपए और वकील के घर से 51 लाख रुपए बरामद किए हैं। बाद ये कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम ने सदस्य बीएल मेहरड़ा के घर में 40 लाख रुपए मिले, जबकि शास्त्री नगर विस्तार स्थित राजस्व मंडल के वकील शशिकांत जोशी के घर से एसीबी को 51 लाख रुपए मिले हैं। 40 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और उसके अलावा जो रेवेन्यू बोर्ड में संबंधित अधिकारियों का जिनका भी इस प्रकरण में नाम आ रहा है, उनके ऑफिस को सील किया जाए। एसीबी की टीम ने मंडल सदस्य सुनील शर्मा के पंचशील महावीर पब्लिक स्कूल स्थित निवास की भी तलाशी ली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीती रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के एक बड़े नेक्सस को तोड़ा है। अजमेर में राजस्व मंडल के आरएस कोटे के 2 मेंबरों के घर पर सर्च ऑपरेशन करते हुए ब्यूरो की टीम ने करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति जो है नकदी हो जब्त की है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ब्यूरो की कार्रवाई जो है रेवेन्यू बोर्ड को यहाँ पर सील कर दिया गया है और कल देर रात से ही तमाम जो 2 आरएस कोटे के मेंबर थे, सुनील बेहड़ा और सुनील शर्मा, उनके चैम्बर को सील करने के साथ ही जो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हैं आर वेंकटेश्वर, उनके चैम्बर को भी सील कर दिया गया है। हमारी अब से कुछ देर पहले बात हुई, जो एसीबी के एसपी हैं समीर कुमार सिंह, आज रविवार होने के बावजूद भी ब्यूरो की टीम जो है आप देख सकते हैं अंदर कार्रवाई चल रही है। तमाम दस्तावेजों को, फाइलों को खंगाला जा रहा है और जो दलाल इसमें डिटेन हुआ है, जो इस रेवेन्यू बोर्ड का ही एक वकील है शशिकांत जोशी, उसके घर से भी ब्यूरो की टीम ने 40 लाख रुपए की नकदी जो है वो जब्त करने के साथ बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और दूसरे दस्तावेजों को बरामद किया है। और अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एसीबी के डीजी बीएल सोनी गठित करेंगे, जिसके बाद आज उम्मीद की जा रही है कि रविवार होने के बावजूद भी ब्यूरो की टीम जो है यहाँ पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर प्रदेश के लोगों ने कोरोना को लेकर जारी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया तो फिर सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। शनिवार रात को सीएम गहलोत ने कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने कहा, उदयपुर में सबसे तेज गति से संक्रमण फैलने की वजह से रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक
12 घंटे के लिए लगाया गया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, फिर भी हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। यहाँ पॉजिटिविटी दर 30% तक पहुँचने के साथ ही शहर के अस्पतालों में 66% ICU और ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कोटा, जोधपुर और जयपुर में भी संक्रमण की गति काफी तेज है। इन शहरों में शनिवार को पॉजिटिविटी रेट 22, 15 और 8.4% रहा, जो गंभीर चिंता का विषय है। बारां जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यहाँ संक्रमण के मामले करीब 25% तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पिछले 4 दिनों में 220 से भी ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने अत्यधिक संक्रमण वाले इलाकों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। फिलहाल जिले के अटरू के दिवाली गांव में और बारां शहर के बाबजी नगर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। बाबजी नगर में एक ही मकान में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने उसके आसपास के कुछ मकानों को शामिल करते हुए वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है। यहां बैरिकेडिंग कर मकानों को घेरा गया है ताकि लोग उधर जा ना सके। बारां जिले में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। कुछ जिले में 2 स्थानों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं। ये वो अत्यधिक संक्रमण वाले इलाके हैं जहां पर एक ही परिवार में 5 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कोरोना का ग्राफ रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, फिर भी लोग हैं कि लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रही है, फिर भी लोग ज्यादातर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कोटा से आई जानकारी के मुताबिक कोटा पुलिस कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करने पर लगातार कार्रवाई का रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 10 दिन में सामाजिक दूरी न बरतने वाले 4,552 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान 4,55,200 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि बिना मास्क घूमने वाले 367 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1,83,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस दौरान 215 गाड़ियां जब्त की गई हैं। कोटा पुलिस कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं करने पर कई दुकानों को सीज कर चुकी है, फिर भी यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2,300 से ज्यादा है। लगातार हो रही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ कोविड-19 में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। दरअसल जैसलमेर के शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR फंड से 1 करोड़ रुपए दिए गए, तो विभाग की ओर से टेंडर जारी कर एक फर्म को स्कूलों में ब्रांडेड LCD टीवी, वाटर प्यूरिफायर और प्रोजेक्टर लगाने का ठेका दिया गया। लेकिन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का निजी फर्म से साठगांठ की वजह से स्कूलों में लोकल और घटिया क्वालिटी का सामान लगा दिया गया। यहाँ पिछले साल में जो निविदा निकाल करके OAGC ने शिक्षा विभाग समसा से मिल करके स्कूलों में टीवी वगैरह लगाई है, किसी में जो वाटर कूलर भी लगाया है, उसमें एक तो क्वालिटी नहीं दी है और क्वालिटी मेंटेन के लिए कई स्कूलों में तो जैसे उसके जो ब्रांड ही चेंज कर दिए गए हैं। इसमें से मेरा ये मानना है कि कम से कम उसमें 20-30% राशि खर्च हुई है, बाकी सभी बिल बनाए गए और बिल बनाने में बहुत बड़ी अनियमितता है। और ये जो हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि जो शिक्षा विभाग के जो संस्था चला रहे हैं उसमें ONGC ने जो CSR दी है उसके लिए अपनी कैश बुक भी अलग संधारित कर दी गई है, जो बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। भरतपुर के किसानों के साथ साथ अब पूर्वी राजस्थान के किसान गंभीर नदी को लेकर आंदोलन की राह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर में जिन इलाकों में गुर्जर समाज की ज्यादा आबादी है, वहां जगह जगह पंचायत की जा रही है। इन पंचायतों में पानी को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। खास बात यह है कि किसान नेता भूरा भगत इस पूरी मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं और जगह जगह हो रही पंचायतों में सिर्फ एक ही बात निकल कर आ रही है कि पांचना का पानी गंभीर नदी में छोड़ा जाए, ताकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की दशा भी
सुधर सके और भरतपुर के किसानों को भरपूर पानी भी मिल सके। पांचना का पानी गंभीर नदी में छोड़े जाने को लेकर पंच पटेलों की मीटिंग की, जिसमें ब्रह्मा, सिंगाड़ा, नंगला सिंगाड़ा, चहल, थानाडांग, शेरगढ़, दर्जनों गांवों के पंच पटेल इकट्ठे हुए और जिस तरह से क्षेत्र में जल का गहराता हुआ संकट जो आ रहा है, सबको उसके बारे में बताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी शनिवार को सेना के हेलीकॉप्टर से अजमेर के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आए थे। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल अनंग थापन और ब्रिगेडियर समीर कौशल ने उनकी अगवानी की। देश की सुरक्षा से जुड़ी इन हस्तियों ने यहाँ नवनिर्मित मेस का उद्घाटन किया और स्कूल का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं। उन्होंने 1955 से 1960 तक यहाँ शिक्षा ली है, इसलिए उनका अजमेर मिलिट्री स्कूल से विशेष नाता है। मेस का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रावत ने विद्यार्थियों से कहा, सफलता और नाम हासिल करने के लिए उन्हें हर पल कड़ी मेहनत और परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और दोनों अधिकारियों के अजमेर पहुंचने पर सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। स्कूल के सभी मुख्य गेट पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना के जवान थे। डॉक्टर इल्से कॉलहर राल्फसन रहने वाली तो जर्मनी की है, लेकिन पिछले 30 साल से पाली के सादरी इलाके में ऊँटों के संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। रेगिस्तान के जहाज को बचाने की जंग लड़ रही हैं अपने दम पर। दरअसल साल 1990 में इल्से ऊँटों पर पीएचडी कर रही थी। इसी सिलसिले में इल्से भारत आई और शोध करने के लिए ऊँट बाहुल्य राज्य राजस्थान को चुना, फिर यहीं की होकर रह गई। तो पहले ये रायका लोग ने वो इनके पास फीमेल कैमल्स है और वो लोग इनका बच्चा ये साल में एक बार पुष्कर मेला में बेच रहे थे, लेकिन आजकल कोई मार्केट नहीं है इनका ऊँटों के लिए। Nobody is buying any camels, कोई उपयोग नहीं है, तो इसलिए लोगों को कमाई नहीं होता, तो इसलिए वो ऊँट पालन छोड़ देते। और अगर हम ऊँट बचना चाहते तो लोगों को कमाई मिलना चाहिए। इल्से ने राजस्थान के ही हनुमंत सिंह के साथ मिलकर ऊँट पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने की सोची और फिर साल 1996 में इल्से ने सादरी कस्बे में लोकहित पशुपालक संस्थान का गठन किया। फिर ऊँटों के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार, प्रजनन और पशुपालकों के हक दिलाने में जुटी। सादड़ी में देश की पहली कैमल मिल्क डेयरी खोली, साथ ही ऊँटनी के दूध से उत्पाद भी बनाने शुरू किए, जिनमें घी, चीज और साबुन समेत कई प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा 2009 में ऊँटों के मिंगड़ों से पेपर बनाने का प्लांट लगाया और ऊँट की ऊन से शॉल, दरी, कारपेट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। धीरे धीरे जर्मनी की डॉक्टर इल्से कॉलहर राल्फसन राजस्थान में लोकप्रिय होती चली गईं और जर्मनी की मेम की राजस्थान में बोटी बाइसा के नाम से पहचान बनी। और 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शनिवार देर रात फर्नीचर की मार्केट में अचानक से आग लग गई। इस आग के चलते फर्नीचर की 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 32 गाड़ियां लगाई गई थी, फिर भी इन्हें कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह करीब 3:45 बजे किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि शास्त्री पार्क इलाके में फर्नीचर की कई दुकानें हैं, जहां सोफे, बेड, कुर्सी और कई लकड़ी का सामान बनता है। देर रात करीब 12:45 के आसपास दिल्ली फायर ब्रिगेड को कॉल मिली कि फर्नीचर मार्केट में आग लग गई है, जिसके बाद टीम करीब 32 गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बिहार के छपरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक ट्रक ड्राइवर ने आग लगने के बाद अपने ट्रक को तालाब में उतार दिया।
बताया गया कि बिजली की तार टूटकर गिरने से गेहूं से भरे उस ट्रक में अचानक आग लग गई, लेकिन उसके ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी और दिलेरी दिखाते हुए अपने ट्रक को नजदीक के एक तालाब में उतार दिया ताकि आग बुझ सके, जबकि ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह लपटों में था। तालाब में उस ट्रक को उतारने के बाद आग को बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ लोग ट्रक पर चढ़ गए और बाल्टी से पानी लेकर आग पर फेंकने लगे। लोगों ने लगातार पानी फेंककर आग को बुझा दिया, हालांकि तब तक ट्रक का पिछला हिस्सा जल चुका था। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक आदमी को कार से कुचलने की कोशिश की गई। ये घटना तब हुई जब सड़क पर उस आदमी का स्कूटर उस कार के सामने आ गया और फिर उनके बीच गाड़ी ठीक तरीके से चलाने को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच ड्राइवर ने अपनी कार को वहां से तेजी से भगाया और फिर रिवर्स गियर में लाकर उस आदमी को कुचलने की कोशिश की। वो आदमी अगर अपने कदम पीछे नहीं करता तो वो उस कार के नीचे दब जाता। हालांकि उसका स्कूटर उस कार से टकराने के बाद दूर जाकर गिरा। वहीं एक दूसरी कार जो वहां पहले से ही खड़ी थी, उसे इस टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद वो कार तेजी से आगे बढ़ी और फिर पीछे की तरफ आने लगी। तब तक वो आदमी और उसका दोस्त वहां से भाग गए। इस शोर को सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बताया गया हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर गांव में आया तो हाथी का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया, जिसके बाद वो झुंड तो आगे निकल गया, लेकिन हाथी का बच्चा कुएं में ही गिरा रह गया, जिसे पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। उसके दोनों अगले पैरों में मोटी रस्सियां बांधी गई और फिर धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया गया। इससे पहले कुएं में गिरने के बाद वो हाथी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कई लोग वहां जुट गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उस कुएं के नजदीक ही मिट्टी खोदनी शुरू कर दी ताकि उसकी तह तक जाकर हाथी के बच्चे को बचाया जा सके। खबर है कि कुएं से निकालने के बाद बचाव दल की टीम ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। उत्तराखंड में जंगलों की आग डरा रही है और वन विभाग की कार्य योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी है। ये हालत तब है जब साल 2017 में ही कोर्ट ने जंगलों की आग को लेकर आदेश जारी किए थे, जो विभाग के कार्यालयों में धूल फांक रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए विभाग के पास ना तो जवाब है और ना ही आधुनिक तकनीक, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि विभागीय अधिकारी आग बुझाने के मामले में खुद को बेहतर जरूर बता रहे हैं। फॉलो तो हुआ है, हमने किया है जितना हम कर सकते थे और हमने इस साल हम लोग को एक्स्ट्रा बजट भी मिला हुआ है, तो होपफुली हम लोग अगले इस अप्रैल के महीने में स्थानीय लोगों का और ग्राम लोगों का जो एक क्या बोलते हैं सहकारिता ग्रुप्स वगैरह का भी सहायता लेके उसको इस तरह से भी करेंगे। तो हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं अलग अलग स्टाइल्स में, जैसे हम लोग लोगों को मोबिलाइज कर पाएं, युवाओं को मोबिलाइज कर पाएं, उनमें इंटरेस्ट जगा पाएं। दरअसल साल 2016 में हाईकोर्ट ने साल भर आग की मॉनिटरिंग करने के साथ 10,000 फायर वॉचर रखने के निर्देश दिए थे और उच्च तकनीक से आग बुझाने और 72 घंटे में आग लगने पर उस इलाके के फॉरेस्ट अधिकारी को निलंबित करने को कहा था। लेकिन जब मामला अधिकारियों पर आया तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर स्टे भी मिल गया। वही मामला एनजीटी भी पहुंचा, जहां एनजीटी ने आग पर नेशनल पॉलिसी समेत कई आदेश दिए, जिस पर हाईकोर्ट ने विभाग को फंड, खाली पदों को भरने और एनजीटी के आदेश के पालन के लिए 6 महीने का समय दिया। अब फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने आग पर काबू के लिए सवाल पूछे तो फॉरेस्ट चीफ इसका जवाब नहीं दे पाए। पौड़ी में मां धारा देवी शक्तिपीठ का मंदिर निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि निर्माण के साथ ही उसमें दरारें आने लगी हैं। आपको बता दें कि 2013 में केदारनाथ आपदा के समय मंदिर को अलकनंदा नदी के बीच अस्थायी शेड में शिफ्ट किया गया था और 2010 से स्थायी मंदिर के निर्माण का कार्य जारी है। इसकी हालत तो बिल्कुल अब जीर्ण शीर्ण हो गई है। इतने सालों से हम इंतजार कर रहे हैं और यहाँ की सीमेंटें उखड़ने लग गई है। आप देख रहे हैं ये जो शैली कत्यूरी शैली में बना गया है, ये लकड़ी के बना रखे हैं, ये फटने लग गई है, लकड़ी में दरारें आ गई है, लकड़ी की पॉलिशें चली गई है, पेंट उखड़ने लग गया है, सीमेंट उखड़ने लग गया है। पुजारी समुदाय ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे।
लेकिन अब प्रशासन ने इसकी तकनीकी जांच का फैसला लिया है। हमारे द्वारा भी निरीक्षण किया जाए तो हमने धारी देवी मंदिर को देखा तो उनके पिलर्स में हमें लगा कुछ दरारें आई हुई हैं। तो हम एक टेक्निकल टीम जीबीके की जो टेक्निकल टीम उसके साथ हमारी पीडब्ल्यूडी या एनएच इनकी एक टेक्निकल टीम बनाकर हम इसका निरीक्षण करवाएंगे। बहरहाल इस मामले की जांच जरूरी है। अगर समय रहते इसकी कमियां ठीक नहीं हुई तो भविष्य में कोई भी हादसा हो सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए प्रशासन ने खास सजावट की है। सोमवार और बुधवार को हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान होना है। आपको बता दें कि सोमवार को सोमवती अमावस्या है, जबकि 14 अप्रैल को बैसाखी है। इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले ही वहां घाटों, मंदिरों और पुलों पर खास सजावट कर दी गई है। रात के वक्त ये सभी जगह रंग बिरंगी लाइट की मदद से जगमगाती दिखी और खास बात ये कि इस रोशनी की वजह से कुंभ की खूबसूरती में कई गुना इजाफा हो गया। अगर आपको दुनिया के सबसे बड़े यज्ञ के दर्शन करने हैं तो चले आइए हरिद्वार महाकुंभ, जहां आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। जो लोग हरिद्वार जा रहे हैं वो तो उस यज्ञ का फल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपने घरों में हैं, उन्हें न्यूज़ 18 इस महायज्ञ के दर्शन करा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा महायज्ञ में 1.25 करोड़ आहुतियाँ। लोग नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर यज्ञ करो और बड़े यज्ञ करो। तो हम लोगों ने यहाँ अति हरिहर और अति विष्णु, ये 2 बड़े यज्ञ होते हैं, इनको मिला करके अति हरिहर यज्ञ किया है। तो इसमें 24 लाख आहुतियाँ रुद्र की और 4-4.5 लाख आहुतियाँ विष्णु की, अति विष्णु की, मिला करके लगभग कुल 30 लाख आहुतियाँ पड़ रही हैं। वाकई जन कल्याण और कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना के लिए अग्नि में पड़ रही ये यज्ञ आहुतियाँ पूरे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बना रही हैं। जिन भी कानों में यज्ञ के इन मंत्रोच्चारण के स्वर पड़ रहे हैं वो खुद को धन्य महसूस कर रहे होंगे। खास बात ये है कि यज्ञ की आहुतियाँ 100 यज्ञ कर चुके वाराणसी के प्रकांड पंडितों के मुंह से निकल रही हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश में हो रहा अति हरिहर, अति विष्णु और अयुत चंडी महायज्ञ की इन महान आहुतियों ने महाकुंभ की छटा को ही बदल डाला है, क्योंकि यज्ञ के सुर सुनकर ऐसा लग रहा है मानो 33 करोड़ देवी देवता यही निवास कर रहे हों। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। म्यांमार में सेना के खून खराबे की कई घटनाओं के बावजूद लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। लोकतंत्र बहाल करने की मांग पर म्यांमार में प्रदर्शनों का सिलसिला पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है और इसी कड़ी में डवई शहर में भी सैकड़ों लोगों ने जुलूस निकाला। उन्होंने सेना के जुल्म के खिलाफ जोरदार ढंग से अपनी आवाज उठाई। इस प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हुई। ये जुलूस कई इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देते दिखाई दिए। बताया गया कि इस प्रदर्शन से एक दिन पहले ही पुलिस की गोली से एक आदमी की मौत हो गई थी। इस घटना पर भी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। रूस के जंगलों में लगी भीषण आग अब आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहां के जंगलों में रोजाना जगह जगह लगातार आग भड़कने की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से हजारों हेक्टेयर के जंगल तबाह हो चुके हैं और अब आग रिहायशी इलाकों की तरफ भी बढ़ने लगी है। वहाँ के प्रिमोर्स्की क्राई से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें जंगल लपटों में धधकते दिखाई दिए। सूखी घास में फैली आग एक हाईवे के बिल्कुल पास पहुँच गई। हालांकि दमकल कर्मी भी आग से 2-2 हाथ करने में जुटे नजर आए। हालात से निपटने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई ताकि जंगल में आग कहां लगी इसका पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस इस पर भी नजर रख रही है कि किसी भी व्यक्ति की वजह से जंगल की आग और न भड़के। तो इस बीच आपको जयपुर लिए चलते, जहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। जेडीए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर
लोकार्पण और शिलान्यास का किया गया। हम इससे पहले 5 विकास कार्यों जिनका आज लोकार्पण होगा और शिलान्यास होगा, उनके लघु वीडियो और प्रस्तुतिकरण देखेंगे। सबसे पहले आरओबी जाहोता का पर आधारित एक लघु वीडियो। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर सीकर रेलवे लाइन पर रामपुरा ढाबरी जाहोता सड़क पर 42 करोड़ की लागत से 4 लेन के आरओवी का निर्माण कराया गया है। इस आरओवी की कुल लंबाई 785 मीटर है तथा इस पुल का संपूर्ण कार्य मय रेलवे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस पुल के बनने से इस क्षेत्र के अनेक गांवों यथा रामपुर ढाबड़ी जाहोता जालसू जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं आनंद लोक स्वप्न लोक व अनेक औद्योगिक क्षेत्रों तथा फिलहाल इतना ही। नमस्कार।